फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 17 एपिसोड का थर्ड पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। शाम अभी पूरी तरह नहीं ढली थी जब फरीद लार के सामने लिफ्ट के दरवाजे खुले। माहिर फरीद बाहर निकलता दिखाई दिया। कोट बाजू पर था, टाई ढीली और चेहरे पे संजीदगी थी। दरवाजे पे वो रुका, एक नज़र सूट में मलबूस खड़े गार्ड को देखा। गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। फैज़ी खानम ग्रॉसरी करने गई हैं और हिलाल अंदर है। बैरबल अभी नहीं आया, उसने मशीनी अंदाज में दोहराया। वो खामोशी से अपना कोड पंच करने लगा। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल हुआ और झुक के जूते उतारने लगा। राहदारी गर्म थी लेकिन अपार्टमेंट अंदर से गर्म नहीं था। जूते उतार के वो चौंक कर सीधा हुआ। कहीं से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हिलाल, वो पुकारते हुए नंगे पैरों से आगे बढ़ने लगा। ज़मीन भी सर्द थी। राहदारी में रुक के उसने थर्मोस्टेट कंट्रोलर को देखा। वो दुरुस्त काम कर रहा था। फिर ठंड क्यों थी? हिलाल। माहिर आगे आया। लाउंज वीरान था, कुछ था उस अपार्टमेंट की सर्द फिजा में। उसका माथा ठनका। हिलाल, ज़ोर से आवाज़ दी। खामोशी। खिड़की के साथ हिलाल का स्टैंड फ्रेम और उस पर नस्ब टेपेस्ट्री वैसी ही रखी थी, अलबत्ता वो पड़पड़ा रहा था। क्या वो ठंड में बाहर बैठी थी? वो तेज़ी से खिड़की तक आया, पर्दा हटाया। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। कांच के टुकड़े बालकनी में बिखरे हुए थे। रेलिंग के साथ सुनहरी बालों वाली लोना बैठी थी, अपने पंजों पर आगे होके। वो नीचे झांक रही थी। किसी ने उसके दिल पे पैर रख दिया था। लोना, हिलाल कहाँ है? वो तेज़ी से बाहर आया, झुक के लोना को छुआ। वो एकदम मुड़ी और उसकी आंखों में देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगी। लोना, हिलाल कहाँ है? उसने खुद को चिल्लाते हुए सुना। लोना की आंखें वो नहीं पढ़ रहा था। वो कभी माहिर को देखती, कभी नीचे। वो खिड़कियों के एक तरफ से गुजरता, रेलिंग तक आया, फिर नीचे झांका। वहाँ कुछ गैर मामूली ना था। लोना ज़रा ज़ार ज़ार से भौंक रही थी। जब वो वापस अंदर आया, हिलाल के कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरा, बाथरूम सब खाली था। उसकी सफ़ेद स्टिक भी वहीं रखी थी। माहिर फरीद के पैरों तले ज़मीन घूमने लगी थी। अगर बदर महफूज नहीं है तो हिलाल भी महफूज नहीं है। अगले चंद मिनट में बहुत कुछ हुआ। उसने धार से खुद को बैरूनी दरवाज़ा खोलते देखा। फिर वो गार्ड पे चिल्ला रहा था। ड्राइवर भी भागा आया था। वो सब घर के कमरे ऊपर नीचे चेक कर रहे थे। खिड़की टूटी और तुम्हें आवाज़ भी ना आई? वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ चीख रहा था। फैज़ी खानम वापस आ चुकी थी। ग्रॉसरी के बैग्स वहीं दाखिली दरवाजे पर ही गिरे पड़े थे। बिल्डिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे। कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, तमाम मनाजिर किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह चल रहे थे। वो लाउंज के वस्त में खड़ा सुन्न हुए दिमाग के साथ उन्हें देख रहा था। कोई ऊपर जा रहा था, कोई बालकनी से नीचे झांक रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर टैबलेट पर कैमरास की फुटेज चेक कर रहा था और वह नंगे पैर उसी तरह खड़ा था। 4 साल उसने हिलाल पे पहरे रखे, यहाँ तक कि अब उसको यकीन हो चला था कि वो महफूज है। अब कोई उसे माहिर फरीद से जुदा नहीं कर सकता था। और अब यूँ अचानक नहीं। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो अपनी माँ के घर में था। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़े राहदारी में आगे लेकर जा रहे थे, जहनी अमराज के अस्पताल में। और एक दीवार पर मून फेजिस के स्टिकर्स लगे थे, हिलाल से बदर और बदर से हिलाल। और वो कोने में खड़ी उसको देख रही थी। आखिरी दफ़ा जब उसने अपनी आंखों से माहिर को देखा था, वो कपकपाते हाथों से मोबाइल पर नंबर मिला रहा था। पुलिस। वो कशमाला का ड्राइवर था। वो उसको एक बच्ची की तस्वीर दिखा के कुछ पूछ रहा था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। वो उसको नहीं जानती थी। वो मोबाइल कान से लगाए बिखरी सांसों के दरमियान मुद्दा बयान कर रहा था। वो पीटर मसीह नामी आमिल के सामने मेज़ के किनारे पर बैठा था। उसे गिरबान से पकड़े वो उससे हिलाल के बारे में पूछ रहा था। चंद मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार भी अब अपार्टमेंट के लाउंज में आन खड़े हुए थे। वो तरहम से नंगे पैर खड़े उस मर्द को देख रहे थे जिसको इस मौसम में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। और वो फ़ोन कान से लगाए बेरब सा कुछ बोले जा रहा था। वो इस्लामाबाद में एक मुर्दा खाने में खड़ा था। सामने एक जली हुई लाश थी। वो इस लाश को हिलाल की लाश कह रहे थे। इसके साथ एक बैग मिला था, एक स्ट्रॉबेरी वाली सुर्ख कैंडल। वो कैंडल के ठंडे जार को उंगलियों में घुमा के देख रहा था। उसका धागा स्याह था। वो मुस्कुराया। लूना बालकनी में खड़ी मुसलसल भौंक रही थी। 3 अफराद रेलिंग से नीचे झांक के उस सिमत का तयन करना चाह रहे थे जहाँ वो देख रही थी। वो बेजान कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सर घूम रहा था। नहीं, फिर से नहीं, अब नहीं। अगर बदर महफूज नहीं है तो हिलाल भी महफूज नहीं है। किसी ने लूना को कॉलर से पकड़ के वहाँ से हटाने की कोशिश की, उसे नीचे ले जाना था, लेकिन वो नहीं हटी। उसे वहीं बालकनी में बैठना था। क्या वो खौफज़दा थी या वो कुछ ऐसा देख रही थी जिसे वो नहीं देख सकते थे? वो वैनकूवर के अस्पताल के कमरे में ज़मीन पर बैठा था। वो घुटनों में सर दिए रो रहा था। वो अंधी लड़की उसके बालों को धीरे से थपक रही थी। उस दिन वो उसकी बड़ी बहन थी।
माहिर जीने अबूर करके ऊपर आया। भलाई मंजिल पर तमाम कमरों के दरवाजे खुले थे, वो सब लोग चेक कर चुके थे, वो कहीं भी नहीं थी। उसने टाई गर्दन से नोच के उतारनी चाहिए, लेकिन वो उसे ज़रा सा ढीला ही कर सका। हाथों में जैसे जान नहीं थी, रंगत सफ़ेद हो रही थी। अगर बदर महफूज नहीं है तो हिलाल भी महफूज नहीं है। दफतन वो ठहर गया। स्टोर रूम को जाता दरवाज़ा खुला था। हम देख चुके हैं, वो अंदर नहीं है। ड्राइवर ने गुजरते हुए वहाँ की बत्ती बंद की। अंदर अंधेरा हो गया। बाहर से आती रोशनी एक ख़ास जाविये से फर्श पर पड़ने लगी। वहाँ एक कार्टन पर नीला कंबल गोल मोल करके रखा था। वो तेज़ी से अंदर आया। उसने बत्तियाँ नहीं जलाई। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी, वो इसमें भी देख सकता था। वहाँ मुख्तलिफ बॉक्स और जायद फर्नीचर रखा था और एक अलमारी। वो कंबल उस अलमारी में होता था। उसे याद था ये किसी ने बाहर निकाला था, क्योंकि माहिर फरीद ने ज़ोर से अलमारी खोली। वो अंदर बैठी थी, दीवार से कमर लगाए, घुटनों के गर्द बाजू लपेटे, लंबे सफ़ेद फ्रॉक और घुंघराले बालों वाली लड़की। हिलाल! उसने ज़ोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन आंसू आंखों से छलक पड़े। हिलाल! शम्स ने धीरे से मुलायम चेहरा उठाया। भूरी आंखें दूर अंधेरे में कहीं जमी थी। क्यों हिलाल, क्यों? उसने रंधी आवाज़ से खुद को चिल्लाते सुना। अलमारी का दरवाज़ा वापस बंद होने लगा। उसने अपने पैर से उसको रोक दिया। आप भूल गए थे कि किसी को खोना कैसा होता है। वो नरहाल सा वहीं बैठता चला गया। कमर अलमारी से लगा ली। सुर्ख आंखें शिकवों से गीली थी। तुमने ये सब उसके लिए किया? वो अफसोस और बेयकीनी से सर दाएं बाएं हिला रहा था। दिल की धड़कन अभी तक नाहमवार थी। उसका नाम बदर है और वो मेरा दोस्त था। वह अस्पताल आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आपने माला से वादा किया था, आपको अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। और लूना, वो तुम्हारे लिए मुझे भी धोखा दे गई। उसने आंखें रगड़ी। अब चेहरे पे गुस्सा दराया था। नीम अंधेरे में बैठी हिलाल ने कंधे झुकाए और मुस्कुरा दी। लूना वो करती है जो मैं कहती हूँ। क्या आप वो कर सकते हैं जो मैं कहती हूँ? आई एम नॉट अ गाइड डॉग। वो उठ खड़ा हुआ, नरमी से उसका हाथ थामा। वो सहारा लेकर खड़ी हुई। ऊपर से कोई चीज़ फिसल के नीचे गिरी। माही ने उसे हवा में ही दूसरे हाथ से पकड़ लिया। उसकी गिर्द हिलाल के फ्रॉक के कंधों पर गिरी थी। दोबारा मेरे साथ ये मत करना, कभी भी नहीं। नरमी से कंधे की गर्दन झाड़ता वो बोला तो आवाज़ में सख्ती थी, खौफ भी था। सांस अभी तक ठीक से बहाल नहीं हुई थी। नीचे फैज़ी खानम पुकार रही थी। पुलिस आ चुकी थी, अब उनको भी भेजना होगा। उसने कुफ़्फ़त से सर झटका। वो जानता था यही होगा। वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा आएगी और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही पेचीदा हो जाएगी। ये सब उसका किया धरा था। सुबह की रोशनी सारे शहर पे सुनहरी अफशा की तरह बिखरी थी, लेकिन जब यही रोशनी बलत में बिखरती तो कौसो कज़ा के ज़रों में तब्दील हो जाती। बलत एक रंग बिरंगा सा इलाका था। इमारतें कंधे मिलाए खड़ी थी और सबके अपने अपने रंग थे, सुर्ख, नीले, गुलाबी, नारंगी, सब्ज़। गोल पत्थरों से बनी गलियों के दरमियान दोनों जानिब बनी कौसो कज़ा के रंगों को खुद पर लपेटे इमारतें। वो घर भी थे, अपार्टमेंट्स और सयाहों के लिए होटल्स भी। अक्सर इमारतों के दामन में कैफ़े बने थे, जिनके फ्रंट खुले थे। सामने कुछ छज्जे लटकाए, बाहर कुर्सियाँ मेज़ें बिछाए, भाप उड़ाती चाय की खुशबू में बसे। उनमें से एक फ़िरोज़ी इमारत भी थी, जिसकी दीवारें और छत अपनी हमसायों से मिलती थी। वो 4 मंजिला थी और हर मंजिल की सलाखदार खिड़की के बाहर की तरफ खुशनुमा फूलों के गमले दिखाई देते थे। चौथी मंजिल की खिड़की में माला खड़ी थी, दोनों पट खोले, सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। यहाँ से उसे निचली गली और रंग बिरंगी इमारतें दिखाई देती थी। गलियों में टहलते लोग, हल्का फुल्का ट्रैफिक, आवारा बिल्लियाँ और कुत्ते। उसने गहरा सांस लिया। 1 2 3 एक नया दिन उसके सामने था। बदर के जाने के बाद हर नया दिन शुरू करना मुश्किल होता था। हर नई रात तकलीफ़ देती, एक मुश्किल और सही, एक तकलीफ़ और सही। वो इस नए दिन में, इस नए शहर में तन्हा थी। उसे बदर को तन्हा ही ढूंढना था। वो वादा खिलाफ शख्स उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उसने खिड़की बंद की, चटखनी चढ़ाई, पर वो पर्दा खुले रहने दिया कि अंदर की तरफ वो अपने सरसब्ज गमले सेट कर चुकी थी। उनको रोशनी दरकार थी। फिर पलट के कमरे को देखा। वो छोटा सा कमरा था। दीवारों पर चंद आराइशी पेंटिंग्स अवेजा थी। एक क्वीन साइज़ पलंग, लकड़ी का फर्श, एक कुर्सी मेज़, दीवार पर नीली टर्किश आंख का वॉल हैंगिंग। बाहर एक छोटा सा लिविंग रूम था, जिसमें एक ओपन किचन बना था। ये अगले चंद हफ्ते के लिए उसने किराए पे लिया था कि वो होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उस स्टूडियो अपार्टमेंट से उसे इस्लामाबाद में मामू का घर याद आया, जहाँ वो चंद बरस बतौर पेइंग गेस्ट रही थी। जहाँ वो माँ को छोड़ के गई थी। क्या यही उसकी सज़ा थी? उसने माँ को छोड़ा तो बदर, उफ माला, ऐसे मत सोचो। उसने नोफी में सर हिलाया और संघार में इसके सामने आ खड़ी हुई। आईने में उसके सामने एक साफ रंगत और शफाफ दिल की लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, स्याह हाई राइज
पैंट्स पर सफ़ेद ब्लाउज़, गर्दन में बंधा सफ़ेद स्याह सिल्क स्कार्फ और बाजुओं पर तह करके डाला सफ़ेद कोट के बाहर अब ठंड ज़्यादा होने लगी थी। उसने बालों में उंगलियां फेर के नादीदा गिरहें सुलझाई, फिर उंगलियां ठहर गई। आईने में एक और मंजर उभरने लगा, किसी सफ़ेद धुएं की तरह, यहाँ तक कि वो सारे पे छा गया और वो सफ़ेद मरघोलों में गुम सी हो गई। 2.5 माह पहले, बदर की गुमशुदगी के 2 हफ्ते बाद, वो एक सुरमई दीवारों वाला कमरा था। कतार में बूथ बने थे, हर बूथ के बस में एक शीशे की दीवार थी और दोनों जानिब टेलीफोन रिसीवर अपने क्रैडल्स पर रखे थे। हर बूथ के एक तरफ एक इंसान बैठा था, कोई रोते हुए, कोई स्पाट चेहरे से। दूसरी जानिब बैठे नारंगी लिबास वाले कैदी से मुलाकात करते हुए। रिसीवर कान से लगाए कुछ कह रहा था। माला एक बूथ पर बैठी एक टिक शीशे की दीवार के पार खाली कुर्सी को देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख गुलाबी थी, गीली, आंसू पलकों पर ठहरे थे और चेहरे पर दाएं बाएं बहुत से दाने उभर रहे थे। दोनों हाथ गोद में थे। बार बार बरकी दरवाज़ों के पैनल्स पर कार्ड स्वाइप होने की आवाज़ सुनाई देती थी। दरवाजे खुलते, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये कैद खाने और बाहर की आज़ाद दुनिया के दरमियान का एक बरज़ुख था जहाँ मुलाकात करवाई जाती थी। सामने वाली कुर्सी पर सांवला हाथ रखा गया, उसे ज़रा पीछे किया, फिर वो बैठा, सपाट चेहरा, नारंगी जंप सूट, बढ़ी हुई दाढ़ी, छोटे बाल, आंखों के नीचे नील का निशान, बाजुओं पर चंद टैटू बने थे जो पहले वहाँ ना थे। आस्तीनें ऊंची थी जिनसे वो दिखाई देते थे। बेतासुर चेहरे के साथ उसको देखते हुए ज़िया सुल्तान ने रिसीवर उठाया, फिर रिसीवर में बोला। आवाज़ सुनाई न दी, होंठ हिलते दिखाई दिए। माला आगे बढ़ी, शीशे के पार से उसको अपनी जख्मी आंखों से देखा। तुमने किया है ये सब? आंसू गले में फंसने लगे। ज़िया ने रिसीवर की तरफ इशारा किया। वो पीछे हुई, रिसीवर उठाया और कान से लगाया। कैसे ख्याल आया मेरा इतने अरसे बाद? आवाज़ में तंज था, लेकिन शीशे के पार दिखाई देता चेहरा सपाट था। ये तुमने किया है? अब क्या किया है मैंने? उसने अब्रू इकट्ठे किए। बदर अल्फाज आंसू और गुस्सों में टूट गए। साथ वाले बूथ पे एक लड़की आन बैठी थी, रिसीवर कान से लगाए। वो फ्रांसीसी ज़बान में तेज़ तेज़ कुछ कह रही थी। आवाज़ में खुशी की रमक थी। याद के तासुरात हल्के से बदले। एक साया सा चेहरे से गुजरा, कंधे ढीले हुए। हाँ, मेरे वकील ने बताया था। उसने सर झटका। दुनिया में क्यों लाई थी उसको जब उसका ख्याल नहीं कर सकती थी? ज़ियाद, मुझे बताओ, ये तुमने किया है ना? ज़ियाद सुल्तान के माथे पर बल पड़ गए। दुनिया का हर जुर्म मेरे ऊपर मत डाला करो कशमाला। वो मेरा बेटा नहीं था, ना मैं उसे दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन अगर उसको मारना होता तो तुम्हारे साथ मरने देता। मरा नहीं है वो। उसने ज़ोर से शीशे पर हाथ मारा, सुर्ख आंखों से आंसू से ज़्यादा अब शोले निकल रहे थे। किसी गार्ड ने पीछे से श्श कहा। माला ने हाथ नीचे कर लिया। ज़ियाद चौंका, अब्रू इकट्ठे हुए। मेरे वकील ने कहा था कि तुम्हें लाश भी। वो ठहरा, आवाज़ धीमी हुई। यानी उसकी? झूठ है वो उसकी लाश नहीं थी। मैं अपने बेटे को पहचानती हूँ। उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। साथ वाली कुर्सी पर बैठी लड़की अब आंसुओं और खुशी से कुछ कह रही थी। एक हाथ वो ग्लास स्क्रीन पर जमाए हुए थी। उसके मुकाबिल बैठे मर्द ने भी अपना हाथ उसके हाथ के सामने रखा हुआ था। दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी। ज़िया चल हमें पुतलियाँ सुकेड़ के उसे देखे गया। क्या मतलब? ये तुमने किया है ना? तुम्हारा कोई नया गेम? मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे सज़ा देने के लिए? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी ज़ियाद। तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो कदरे बेजार हुआ, लेकिन गैर आरामदेह सा तासुर आवाज़ से गया नहीं। वो मेरा बेटा नहीं था, ना मुझे उससे कोई सरोकार है। मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर आ चुका हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी में था, ना होना चाहता हूँ। उसे तुमसे लेना होता तो कानूनी तरीके हैं उसके। दिन की रोशनी में लेता, यूँ नहीं। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई। लब भिंचे, गहरी सांस लेती। क्या सच था क्या झूठ, वो फैसला नहीं कर सकी। वो मर चुका और तुम यकीन नहीं करना चाह रही, ना करो, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर वो रुका। तुम्हें यकीन है वो नहीं मरा और किसी ने उसे अगवा किया है? कहते हुए उसके चेहरे पर पहली दफ़ा एक साया उभरा था, एक बेचैनी। मुझे यकीन है, वो तुम हो या कोई और, मैं उसे ढूंढ लूँगी ज़ियाद। वो साया आके गुजर गया। ज़ियाद सुल्तान ने सर झटक दिया। ढूंढो या जो भी करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। वो तुम्हारा बच्चा था, तुमने उसकी हिफाजत नहीं की। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी होगा। और तुम्हारी माँ? वो चौंका, फिर चेहरा सुर्ख हुआ। मर चुकी है वो, माफ़ कर दो उसको। रिसीवर पर जमी गिरफ्त मजबूत हुई, जैसे उंगलियां अंदर धंस जाएंगी। और उसकी जगह वो खाली है या कोई उसे ले चुका है? ज़ियाद के तने कंधे एकदम ढीले पड़े, लम्हे भर के लिए जैसे उसका सांस रुक गया। फिर उसने सर झटका। नामुमकिन। वो सिलसिला उसके साथ ख़त्म हो गया। मैंने उंगली नारंगी जंप सूट के गिरेबान पर रखी। मैंने बच्चों को अगवा करने का सारा खेल ख़त्म कर दिया, और वो बच्चा जिसको मैंने ना देखा है ना छुआ है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसने ज़ोर से रिसीवर वापस क्रैडल पर रखा।
माला ने एक शय ऊपर उठाई। ज़ियाद ठहर गया। एक नन्हा कार्ड हथेली में रखे शीशे की दीवार से लगाया। ऐसे के कार्ड की एक तरफ बनी तस्वीर अब ज़ियाद के सामने थी। 3 साल का बच्चा जो गोद में खरगोश उठाए हुए कैमरे में देख के मुस्कुरा रहा था। सावली रंगत और सब्ज आंखों वाला बच्चा। अब देख लिया। ज़ियाद सुल्तान जहाँ था वहीं थम गया। कुर्सी से उठते उठते जिस्म जैसे बेजान हो गया। गर्दन में गिल्टी सी उभर के मालूम हुई, ये बच्चा खो गया है ज़ियाद, और अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो मैं इसका इंतकाम तुमसे लूँगी। वो एक टिक तस्वीर को देख रहा था। उसे वहम सा हुआ कि ज़ियाद की आंखों के किनारे भीगे। और अगर तुम कुछ जानते हो उस शख्स के बारे में जिसने तुम्हारी माँ की गद्दी संभाली है तो बता दो, वरना तुम्हारे बच्चे का खून भी तुम्हारे हाथों पे होगा। वो लम्हा आके गुजर गया। वो रिसीवर कान से लगाए उठ खड़ा हुआ। कहा ना, ये ना मेरा बच्चा है ना मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है। ठग से रिसीवर रखा और पलट गया। वो बेजान कदमों से अपनी कुर्सी से उठी। साथ बैठी लड़की आंसुओं से भीगा चेहरा लिए एक छोटी सी तस्वीर उस आदमी को दिखा रही थी। स्याह सफ़ेद तस्वीर, अल्ट्रासाउंड। वो मुंह पर हाथ रखे गुलाबी चेहरे के साथ रो रहा था। उसने एक बेजान सी निगाह उन पे डाली। गार्ड पीछे खनखारा। वो सर झटक के आगे बढ़ गई। क्या वो कुछ जानता है? वो करेक्शनल फैसिलिटी के पार्किंग से कार निकालते हुए कार फ़ोन ऑन किए हुए थी। स्क्रीन पर्सनल लायर लिखा आ रहा था और एक मर्द की आवाज़ गूंज रही थी। मालूम नहीं, वो अच्छा अदाकार है। बदर के कत्ल अगवा जल्दी से तसही की कि वक्त ज़ियाद जेल में था। वो बाहर किसी से भी ये करवा सकता, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। आपको ये मुमकिनात देखने होंगे कि क्रिमिनल जितना रिसोर्सफुल हो जाए जेल से बैठ के हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। दूसरा, ज़ियाद सुल्तान की जेल से 2 खबरें मिलती हैं। उनके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस दुनिया से दिलचस्पी रही है। मसलन वो अजीब सा हो गया। वो किसी से लड़ता नहीं है। कोई उसको मार दे तो भी अपना दफ़ा नहीं करता। वो खुद को सज़ा दे रहा है। वो सिर्फ 2 काम करता है, खामोश रहता है या अपनी किताब लिखता है। वो वाकई ये किताब लिख रहा है जिसको वो अपने वकील के हवाले करता जा रहा है। वो अपने वकील के सिवा किसी से नहीं मिलता। और मैंने सुना है कि आवाज़ धीमी हुई। उसको हुकूमत की तरफ से पेशकश कहीं माह से मौसूल हो रही है। कैसी पेशकश? वो चौंकी। आप जानती हैं, नॉर्थ अमेरिका है जहाँ हुकूमती इस्तगासा किसी भी मुजरिम के साथ डील कर सकता है मालूमात के बदले में। ज़ियाद के पास एक अहम क्रिमिनल के बारे में मालूमात है। अगर वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तगासा को बता दे और इन्फॉर्मेशन दुरुस्त निकले तो हुकूमत ज़ियाद के साथ डील कर लेगी और उसकी सज़ा के आखिरी 2 साल माफ़ हो जाएंगे। वो कल ही रिहा हो सकता है। क्या ऐसे हो सकता है? उसका सांस तक रुक गया। आज भी वो आदमी उसके असाब पे एक अजीब सा खौफ तारी करता था। शीशे के बूथ के पीछे बैठा आदमी नहीं, आज़ाद हुआ ज़ियाद सुल्तान। ये आए दिन होता है। क्रिमिनल्स पुलिस के इन्फॉर्मेंट बन जाते हैं और ऐसे ही अपनी सज़ा कम करवा लेते हैं। फिर ज़्यादा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो दुनिया से बेजार है और ख़ुद को सज़ा दे रहा है। शायद नादिम भी है। वो कभी नादिम नहीं हो सकता। वो उसे जानती थी। बहरहाल वो बेवकूफ़ नहीं है। बहुत से मुजरिम सज़ा काटना पसंद करते हैं बजाय इन्फॉर्मेंट बनने के, क्योंकि जिनकी वो मखबरी करते हैं बाहर निकलते वो लोग उनको मार देते हैं। इसीलिए हुकूमत उनके साथ डील कर लेती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। वो खामोशी से ड्राइव करती रही। जहन उलझ सा गया था। अगर ज़ियाद सुल्तान ने बच्चों को अगवा करना होता बिलफर्ज आपको तकलीफ़ देने के लिए, तो वह सबसे पहले आज़ाद होने का इंतज़ार करता या इन्फॉर्मेंट बन के ख़ुद को आज़ाद करवाता। ये सब करके उसको क्या हासिल होता है? अभी तो उसकी 2 साल की म्याद रहती है। आईने में फैला धुआं छटने लगा। माला ने सर झटका। माजी गायब हो गया। वो बलद के अपार्टमेंट में आईने के सामने खड़ी थी। तेज़ी से बालों में उंगलियां चलाई, कोट पहना। एक निगाह खुद पे डाल के वो बाहर निकल गई। दरवाज़ा लॉक किया। एक हमसाया सीढ़ियाँ चढ़ता आ रहा था। उसे देख के मुस्कुराया। वो भी मुस्कुरा के सर को खम देती जीने उतरने लगी। इस इमारत में लिफ्ट नहीं थी। बाहर एक रोशन सुबह उसकी मुंतज़िर थी। सुरमई पत्थरों से बनी सड़क नीचे ढलान की तरफ जाती थी। चंद लोग फुटपाथ पर चल रहे थे। डॉग वॉकर्स कुत्तों को टहलाने निकले थे। वो जेबों में हाथ डाले सड़क किनारे चलने लगी। रंग बिरंगी इमारतों की बालकनियों पर खिड़कियां खुल रही थी। अंदर से आवाज़ें सुनाई देती थी। हर तीसरी चौथी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पर एक कैफ़े बना था। गली के मोड़ पर एक नारंगी इमारत थी। इसका एक हिस्सा गली के उस जानिब था और दूसरा हिस्सा एल शेप में मुड़ते मोड़ के दूसरी जानिब। फ्रंट पर नारंगी कैफ़े बना था। नारंगी मेज़ कुर्सियाँ, एक नारंगी स्कूटर, साथ ही नारंगी रोड ब्लॉक का साइन। उसके मालिक को नारंगी रंग बहुत पसंद था शायद। शीशे के दरवाजे अंदर की तरफ पूरे खुले थे। नारंगी चौखट जामनी बोगनवेलिया के फूलों से सजी थी। वो उसके सामने रुक गई। उसे माँ के घर के दरख्त याद आए। वो भी ऐसे ही थे, शार्प
अंदर से गर्म थी। टर्किश कहवे, क्रॉसेंट और सिम की खुशबू नाक से टकराए। अभी वो कतार में खड़ी अपने नाश्ते के ऑर्डर के इंतज़ार में थी जब मोबाइल थरथराया। माला ने उसे जेब से निकाल के सामने किया। रोशन स्क्रीन पर गैर शनासा टर्किश नंबर था। कशमाला खानम। एक तेज़ मगर नाखुश सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बोल रही हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? चंद मिनट बाद वो बाहर एक नारंगी कुर्सी मेज़ पर बैठी थी, नाश्ते के नाम पे एक कॉफ़ी लिए। वो उसका आखिरी घूंट पी रही थी। सामने आईपैड खुला रखा था। बार बार वो घड़ी देखती और फिर निगाहें आईपैड की जानिब मरकूज कर देती। उस पर एक रिपोर्ट खुली थी। चल हमें के लिए बलद की रंग बिरंगी स्ट्रीट निगाहों के सामने से ओझल हो गई। नारंगी स्कूटर फिजाओं में घुल गया और उसकी जगह एक सुरमई सफ़ेद कमरे ने ले ली। 1 माह पहले, बदर की गुमशुदगी के 2 माह बाद। मुबीना ने दरवाज़ा खुला और चल हमें चौखट पर खड़ी रही, कोट पहने, कूनी पे ग्रॉसरी के बैग्स लिए। वो एक टिक उस कमरे को देखी गई। ये माला का लिविंग रूम था। इसमें हर शय बिखरी हुई थी। लॉन्ड्री तहशुदा नहीं थी, ड्रायर से निकाल के एक सोफे पर रखी थी। कारपेट पर बदर के खिलौनों का बास्केट उल्टा रखा था। उसकी कार्स हर तरफ फैली थी। एक सोफे पर टेक आउट बॉक्स रखा था, दूसरे पर वो आलती पालती किए बैठी थी, नाइट शर्ट और खुले पजामाज पहने, बालों को कैचर में बांधे, चेहरे पर दाने लिए। वो खटाखट लैपटॉप की कीज दबा रही थी। माही चल में वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर अंदर आई। जूते और कोट उतार के कैबिनेट में रखे, दरवाज़ा बंद किया। किचन तक आई, ग्रॉसरी के बैग्स काउंटर पर रखे। माला ने आहट पे निगाह उठा के उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन पे झुक गई। तुम काम शुरू करने लगी हो? माही सरसरी से पूछते हुए झुक के कार्ड्स समेटने लगी। मैंने तमाम जॉब्स बैकअप फोटोग्राफर को दे दिए। मुझे सिर्फ बदर को ढूंढना है। माही के हाथ बदर की ट्रेन ट्रैक के टुकड़ों को समेटते हुए थमे, फिर गहरी सांस ली। चेहरा उठा के मलामत से उसे देखा, कहा कुछ नहीं। मैंने CBSA कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को 1 माह पहले ईमेल की थी। वो खुद से बताने लगी, आवाज़ में जोश था। बदर की गुमशुदगी से पहले, जब मैं एक जॉब के लिए इस्तांबुल गई थी, वहाँ से वापसी पे बदर का पासपोर्ट खो गया था। तुमने बताया था। माही चुप के कारपेट से तमाम टॉयज़ उठा रही थी। यकीनन किसी ने उसे मेरे घर से चुराया था, यकीनन। माही ने गिला अमेज़ निगाह उस पर डाली, लेकिन बोली कुछ नहीं। टोकरी को पर्दे के पीछे रखा और खामोशी से टेक अवे बॉक्सेस उठाने लगी। सो मैंने बॉर्डर सर्विसेज को ईमेल लिखी। प्राइवेसी एक्ट के तहत मैं अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर सकती हूँ। मुझे एक फॉर्म BSF 745 देना था, वो मैंने फिल करके दे दिया। माही अब कुशन दुरुस्त कर रही थी, फिर हाथ से सोफ़ों की शिकने झाड़ के बराबर की। एक रिमोट गद्दी के अंदर फंसा हुआ था, उसे निकाल के मेज़ पर रखा। और आज मुझे 30 दिन बाद आखिर उनकी रिपोर्ट मिल गई है, बदर की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट। अच्छा। माही लॉन्ड्री उठाने जा रही थी, एकदम रुकी। लंबे सोफ़े के किनारे साइड टेबल पर 2 खाली कॉफ़ी मग रखे थे। एक में ताज़ा घून बचा था, दूसरे के किनारे पर कॉफ़ी के चंद कतरे बासी होकर सूख चुके थे। माही ने उन दोनों को उठाया और सिंक में जाके रखा। बदर ने अपनी गुमशुदगी वाले दिन कनाडा से एग्ज़िट किया है, अपने ही पासपोर्ट पर। माला गर्दन उठा उसे देख के कह रही थी। माही ने झुक के डिश वॉशर खोला। वो बर्तनों से भरा हुआ था, शायद माला उसे चलाना भूल गई थी। वो डिश वॉशर बंद करके सीधी उठ खड़ी हुई तो ठटकी। माला लैपटॉप रख के अब उसके सामने आ खड़ी हुई। नंगे पैरों की वजह से उसे चाप नहीं सुनाई दी थी। बदर ने कनाडा से एग्ज़िट किया है माही, वो खुशी और बेयकीनी से दोहरा रही थी। और 7 दिन बाद हमें उसकी बॉडी मिली थी। माला, उसका DNA मैच नहीं करता था माही। रिज़ल्ट इनकन्क्लूसिव था। उन्होंने कहा था दोबारा टेस्ट करना होगा, लेकिन तुमने मना कर दिया था। वो मेरा बच्चा नहीं था। मेरा बच्चा, हर बच्चा हिलाल नहीं होता माला। वो ज़ोर से मग रख के चिल्लाई। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। 48 घंटे तक बच्चा न मिले तो वो मर चुका होता है। वो जहाँ थी वहीं साकित रह गई। माही उसके एन सामने आई और उसकी आंखों में देखा। बच्चे मर भी जाते हैं माला, मेरे 2 भी मरे थे। 2 उंगलियों की वी बना के दिखाई। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना है। उसकी आंखें वैसी ही रही, खुश्क, अलबत्ता लब भींच गया। उसने उंगली उठा के दरवाजे की तरफ इशारा किया। चली जाओ मेरे घर से। वो घर आई। माही की आंखें भीग गई। मैंने उनके नाम भी रख लिए थे। मैंने भी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर उनको देखा था। उनकी कब्रें भी हैं। 3 साल उनको नहीं पाला मैंने, लेकिन उनका गम भी वैसा ही है। बच्चा बड़ा हो या छोटा, उसको खोने का गम कभी नहीं चल जाता माला। इस गम को प्रोसेस करो, इस डिल्यूजन से निकल आओ के गेट आउट। वो चिल्लाई। माही खामोशी से पलटी और कोट कैबिन की तरफ बढ़ी। चुपचाप अपना कोट निकाला, जूते पहने और बाहर निकल गई। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ये सब भी ले जाओ। उसने ग्रॉसरी के बैग्स खोले और सामने
लगा पहला टन उठा के ज़ोर से दरवाजे पे मारा। तब तक माही दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो लकड़ी के दरवाजे में दरार डालता ज़मीन पर आ गिरा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। उसने हाथ मार के बैग्स नीचे लटका दिए। सब कुछ नीचे बिखर गया। बच्चे मर जाते हैं माला। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरा। आंसू आंखों से बहने लगे। मुनफ्फी में सर हिलाती लिविंग रूम में आई। पर्दे के पीछे से बदर की टोकरी झांक रही थी। उसने टोकरी उठाई और ज़ोर से उड़ दी। वो वापस आएगा और वो यहीं बैठ के इनसे खेलेगा। वो चल मम्मी इस सब को देखे गई। बिखरे खिलौने, बहुत सी नन्ही नन्ही कार्स और ऑस्टिस्टिक नहीं है, बस स्पीच डिले है। अगले ही लम्हे उसने ज़ोर से लकड़ी के शेल्फ को धक्का दिया। आकिया का हल्का सा डेकोर शेल्फ ऊंधा नीचे गिर गया। उस पर रखी किताबें, गमले, डेकोर पीसेस सब कारपेट पर आन गिरे। एक शैल लड़कती हुई किचन के फर्श तक चली गई। जहाँ कारपेट नहीं था वो उस पर स्लाइड होती। बेसमेंट को खुलते दरवाजे पर जा लड़की। चनाके की आवाज़ आई और सीढ़ियों पर वो टूट गए। वो वहीं कारपेट पर बैठ की बिखरी चीज़ों और टूटी हुई उम्मीदों के दरमियान धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें नारंगी मेज़ में तब्दील होती गई। रोशन इस्तांबुल की सुबह, कॉफ़ी का खाली कप और सामने सड़क पर रुकती चमकदार स्याह कार। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो तन्हा नहीं थी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के शबनम बाहर निकली। वो उसको पहचानती थी, माहिर की सेक्रेटरी। छोटे कद, ऊंचे जूड़े और ऐनक वाली। उसने ब्लॉक हील्स पहन रखी थी और चेहरे पे एक ऐसा तासुर भी पहन रखा था जिसमें पसंदीदगी नहीं थी। ठक ठक पथरीली सड़क पर चलती वो उसके करीब आई। कशमाला खानम, जैसा कि मैंने फ़ोन पे बताया, माहिर बे ने हमें आपको लेने भेजा है। माला की मुस्कुराहट गहरी हुई। कप उठाया और आखिरी चंद कतरे अंदर अंडेले। फिर वो उठी, आईपैड और सन ग्लासेस बैग में रखे। मैं खुद भी आ सकती थी। माहिर बे को उंगली से कार की तरफ इशारा किया। इस जहमत की ज़रूरत नहीं थी। शबनम माथे पर बल लिए उसे कार की तरफ बढ़ते देखे गई। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। शबनम के बरक्स उसने खुश इखलाकी से सर झुका के सलाम किया। वो मुस्कुरा के जवाब देती कार में बैठी। कार अंदर से मुअत्तर थी, मध्यम सा कार फ्रेशनर जिसमें उसने आंखें बंद करके महसूस करना चाहा। संदल की खुशबू थी। रास्ता खामोशी से कटा। शबनम सर झुकाए ठक ठक आईपैड पर काम करती रही। माहिर का ऑफिस ज़्यादा दूर ना था। तकरीबन 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच गए। शबनम के साथ वो लिफ्ट में ऊपर आई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मरकज़ी हॉल दिखाई दिया तो शबनम ने उसी सपाट अंदाज में एक तरफ रख के सोफ़ा की जानिब इशारा किया। माहिर बे अभी मसरूफ़ हैं, आप इंतज़ार करें। और वो अपने ऑफिस में आई या ऊपर स्टडी में। उसका इशारा नीले पर्दों वाले स्टडी नुमा कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब था। ऑफिस में वो लिफ्ट से बाहर निकल चुकी थी और शबनम उसके सामने आ खड़ी हुई थी। माला और माहिर के ऑफिस को जाते रास्ते के दरमियान हाइल। कितनी देर लगेगी उनको, वो सादगी से पूछ रही थी। शबनम पहली दफ़ा मुस्कुराई। तकरीबन 1 घंटा, और मेरा नहीं ख्याल कि आप एहतजाज करने की पोजीशन में हैं। कशमाला मुस्कुरा दी। फिर धीरे से उसका कंधा थपका। माहिर बे से कहो एक की जगह 2 घंटे ले ले, मुझे एक अहम टीम मीटिंग अटेंड करनी है। फिर अबरू से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। यकीनन स्टडी खाली होगी, मैं वहीं काम करूँगी। तमाम पल के झपका के कहा। फिर से शबनम का कंधा थपका और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। शबनम बेबसी भरे गुस्से से उसे जाते देखे गई। वो माहिर के ऑफिस में आई तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। निगाहें स्क्रीन पे थी लेकिन तवज्जो कहीं और थी। उसे देख के चौंका, फिर गहरी सांस ली। वो आ गई। लहजा सुपार था। शबनम ने इस बात में गर्दन हिलाई। ठीक है, उसे कुछ देर इंतज़ार करवाओ। और तुम? 1 घंटा इंतज़ार का कहा था उसने कहा माहिर बे से कहो 2 घंटे ले ले, उसकी टीम मीटिंग है। अब वो ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई है। शबनम नागवारी से कह रही थी। वहाँ स्टाफ मीटिंग हुई है, कुछ देर में होनी है। माहिर ने बेजारी से सर झटका। कहीं और कर लो मीटिंग, इतनी क्या ज़रूरी होनी है तुम्हारी मीटिंग। फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम बैठो और वो लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। शबनम ताबेदारी से आईपैड सामने रखे बैठ गई। एक तरफ गौर से माहिर को देखा, एक नज़र गौर से माहिर को देखा। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन मोड़े। वो बज़ाहिर हमेशा की तरह तैयार था लेकिन चेहरे की तरोताज़गी गायब थी। वो कुछ उलझा उलझा लग रहा था, नाखुश सा। आपने फैसला किया था कि उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर रुक के इजाफा किया, जैसा कि मुझे बैरबल ने बताया था। फिर अब क्यों? उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बैरबल था क्योंकि इस अहम दिन जब माला आई थी शबनम शहर में नहीं थी। इस बात का कलक उसको अभी तक था। लिखो, वो सोचते हुए बोल रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद शबनम जीने अबूर करती ऊपर आई और नीला मखमली पर्दा हटाया। वो वाकई सामने आईपैड रख के कानों में ईयरफोन्स लगाए कुछ कह रही थी। स्क्रीन पर जूम मीटिंग के चौखटे बने थे जिनमें मुख्तलिफ चेहरे थे। शबनम ने ग्लास डोर खटखटाया। माला ने सर उठा के उसे देखा और रस्मी मुस्कुराहट के साथ 4 उंगलियां दिखाई। 4 मिनट या 40
शबनम फैसला नहीं कर सकी, वापस पलट के। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फिर से कॉन्फ्रेंस रूम के पर्दे तक आई। उसका आईपैड बुझा हुआ था और वो बुक रैक के साथ खड़ी थी। एक शेल्फ पर चंद मुलायम पत्थर रखे थे। वो एक को हाथ में घुमा के बगौर देख रही थी। आहट पे सर उठाया, फिर ताज्जुब से पत्थर ऊंचा किया। ये क्या है? ये माहिर बे की चीज़ें हैं, वो इनको तराशते हैं। शबनम तेज़ी से आगे आई और पत्थर उसके हाथ से लेकर वापस रखा। कशमाला कंधे अचका के आगे बढ़ गई। शेल्फ पर रखे पत्थर यूं ही पड़े रह गए। हर एक के ऊपर चंद हरूफ कुंदा थे। माहिर के ऑफिस का दरवाज़ा शबनम ने खोला और एक तरफ हुई। वो अंदर दाखिल हुई तो एक खुशबू नाक से टकराई, गुलाब और ओद। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा सपाट था, बेतासुर सा, टेक लगाए, हाथ बाहम फंसाए, सफ़ेद शर्ट और जेल से पीछे को जमे बाल। उसे देख के वो उठ खड़ा हुआ, सर को हल्का सा खम दिया। बैठो कशमाला। वो एक कुर्सी पर बैठी, दूसरी कुर्सी पर बैग रखने लगी, लेकिन शबनम ने वो टिठाई से खींच ली और उस पर बड़ा जमान हो गई। माला का बैग रखता हाथ रुक गया, फिर उसने बैग कदमों के साथ रख दिया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलवाया? सामने कुर्सी पर बैठी लड़की संजीदगी से पूछ रही थी। कंधों तक आते बाल कानों के पीछे अड़से थे। फाख्ता वाला नेकलेस सफ़ेद ब्लाउज पर वाज़े दिखाई देता था। क्योंकि तुम 4 दिन पहले मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। अच्छा, माला ने मुस्कुरा के अबरू उठाया। वो भी इसके बाद उसके पास आया था, लेकिन इस मुलाकात को शायद वो याददाश्त से मिटा चुका था। ये वो तमाम मालूमात है जो मुझे तुम्हारे बेटे के केस के बारे में मिली हैं। उसने मेज़ पर रखे चंद प्रिंट शुदा कागजात की तरफ इशारा किया। माला उसी तरह बैठी रही, उनकी तरफ नहीं झुकी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देख रहा था। लेकिन मेरे 3 सवाल हैं और एक शर्त। पूछिए। वो तैयार थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा तल्ख हो चुका था, लेकिन वो उसकी तल्खी के लिए खुद को तैयार करके आई थी। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कागजात की तरफ इशारा किया। तुम्हारे बेटे की जली हुई लाश मिली थी। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो जिंदा है? क्योंकि डीएनए के मुताबिक वो लाश मेरे बच्चे की नहीं थी। डीएनए इनकन्क्लूसिव था। तुमने दोबारा नहीं करवाया? ज़रूरत नहीं थी। वो बदर की लाश नहीं थी। मैं अपने बेटे को पहचानती हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कह रही थी, पुरसुकून ठंडी मुस्कुराहट। तमाम। उसने सर को खम दिया। चल लम्हे के लिए गुलाब और ओद की महक में डूबे ऑफिस में खामोशी छाई रही। दूसरा सवाल, तुम्हारा बेटा वैनकूवर में खोया था। तुम उसे ढूंढने इस्तांबुल क्यों आई हो मेरे पास? क्योंकि मैंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई थी। उसने अपने पासपोर्ट पे अपनी गुमशुदगी वाले दिन इस्तांबुल का सफ़र किया था। ये तुम्हारा शहर है, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ किसी और को नहीं जानती जिसके ऊपर मेरा एहसान हो। माहिर के अब्रू इकट्ठे हुए। चौंक कर उन कागजात को देखा। इस बात का यहाँ जिक्र नहीं है। उसने माला की आखिरी बात नज़रअंदाज की थी, क्योंकि पुलिस और बाकी दुनिया को ये लगता है कि वो लाश उसी की थी, इसलिए उन्होंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक नहीं की। कोई उसका पासपोर्ट इस्तेमाल भी कर सकता है, कोई किसी दूसरे बच्चे को इस पासपोर्ट पे स्मगल भी कर सकता है। माला ने खनखार के गला साफ किया। मैंने ख्वाब में देखा था कि वह यहीं इस्तांबुल में है, और उसका हाथ जिस शख्स ने थाम रखा था उसने नगीना बेगम की अंगूठी पहन रखी थी। क्या हम तुम्हारे ख्वाबों पे भरोसा कर सकते हैं कशमाला? उसकी आंखों में तंज उभरा। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, गाल में कोई गढ़ा नहीं बन रहा था। माला ने गहरी सांस लेकर कंधे उचकाए। कोई है जो नगीना बेगम की जगह ले चुका है। वो इसी तरह बच्चे अगवा कर रहा है और मेरा बेटा उसी के पास है। वो ठहरी, उसकी आंखों में झांका। अगर बदर महफूज नहीं है तो हिलाल। हाँ ठीक है। उसने हाथ उठा के बरहमी से बात काटी। चंद सानिये के लिए तनाव भरी खामोशी छा गई। मेरा आखिरी सवाल। अब कि वो हाथ बाहम फंसाए, कदर आगे को हुआ, आंखों में एक तासुर सा उभरा। वो जानती थी कि वो क्या कहने जा रहा है। वो इस तासुर को पहचानती थी, एक पुरानी रकाबत। तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बच्चे को ज़ियाद सुल्तान भी अगवा कर सकता है? ज़ियाद ने ये नहीं किया, वो जेल में है। ऑफ कोर्स, भाई ने समझते हुए सर हिलाया। वो एक राइटर है, वो जेल में रहते हुए ये कैसे करेगा? मगर 1 मिनट, जैसे याद करते हुए चुटकी बजाई। तुमने किराए के कातिल से शादी की थी? उसके चेहरे पे तंज था। शबनम ज़ेरे लब मुस्कुराई और गर्दन मोड़ के कशमाला को देखा। वो उसी संजीदगी से माहिर को देख रही थी। शादी करते वक्त इंसान को मालूम नहीं होता कि अगला इंसान कैसा निकलेगा। लोग जैसे होते हैं वैसे नज़र नहीं आते। जब मुझे मालूम हुआ कि उसकी असलियत क्या है तो मैंने उसे छोड़ दिया। नाकाम शादियों के बारे में 1-2 बातें तो तुम्हें भी मालूम होंगी माहिर फरीद। तुम्हारे माँ बाप की शादी का अख्ताम भी तलाक में हुआ था ना? शबनम की मुस्कुराहट गायब हुई। गड़बड़ा के माहिर को देखा। उसकी रंगत बदली थी, तंज गायब हुआ, लब भिंच गए। जब से चल हमें उसे देखता रहा, वो उसी सुकून से उसे देख रही थी।
यानी ज़ियाद इस मामले में बेकसूर है। कुछ देर बाद वो बोला, मैं नहीं जानती कि वो क्या जानता है, लेकिन ये उसने नहीं किया। ये उस नए सरकार ने किया है जिसको मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़े देखा था। उसके हाथ की रंगत सफ़ेद थी। वो ज़ियाद नहीं था, वो कोई और है। वो इसी शहर में है और मेरा बेटा उसी के पास है, वो कतियत से कह रही थी। शबनम ने कीना तो उस नज़रों से उसे देखा, फिर सर झटक के खामोश रही। तमाम। माहिर फरीद ने पीछे को टेक लगाए। चेहरा अब बेतासुर हो चुका था, वही चेहरा जो माला ने अंदर दाखिल होते देखा था। मेरी एक शर्त है। सुन रही हूँ। मेरे पास 2 माह हैं। इसके बाद मैं इस शहर को छोड़ के लंदन वापस जा रहा हूँ। इन 2 माह में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझसे जो हो सका मैं करूँगा, लेकिन अगर तब तक मैं उस बच्चे को ना ढूंढ सका तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन वो रुका। अब के वो मुस्कुराया, गाल का गढ़ा वाजे हुआ। लेकिन तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? कशमाला मुबीन पहली दफ़ा चौंकी। बेख्तियार शबनम को देखा। उसने आईपैड के ऊपर चंद प्रिंट शुदा कागज़ पकड़े रखे थे। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तुम 2 माह तक इस्तांबुल छोड़ के नहीं जाओगी। उसकी आंखें अचंभे से छोटी हुई। क्या मतलब? मेरा काम है, मुझे इवेंट्स के लिए ट्रैवल करना होता है। लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो वक्त गया जब तुम ये फैसले करते थे कि कौन किसकी ज़िंदगी से कब निकलेगा। अब ये मैं तय करूँगा। शबनम ने बेख्तियार निगाहें झुका दी और कॉन्ट्रैक्ट के किनारे नाखून से रगड़ने लगी। बात ज़ाती हदूद में दाखिल हो चुकी थी। और हाँ, चूँकि मैं एक झूठा मैनिपुलेटर हूँ, इसलिए अगले 2 माह तक मैं तुम्हें हर बात का जवाब सच में देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं वही बताऊँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मुझसे किसी सच्चाई और ईमानदारी की तवक्को मत रखना। मैं 2 माह यहाँ नहीं रह सकती। मेरा वीज़ा, तुम्हारा रेजिडेंट परमिट मेरी कंपनी अप्लाई करेगी, इसीलिए। उसने अबरू से शबनम को इशारा किया। शबनम ने मुस्कुरा के हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। पासपोर्ट? कशमाला ने उसकी हथेली को देखा, फिर माहिर को। तुम लोग मेरा पासपोर्ट रखना चाहते हो? अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो तो हम रखेंगे, वरना नहीं। तुम अगली फ्लाइट से वापस वैनकूवर जा सकती हो। वो टेक लगाए, हाथ बाहम फंसाए, पुरसुकून दिखाई देता था। वो चल हमें लब काटती उस कॉन्ट्रैक्ट के पहले सफ़े को देखती रही, फिर आगे बढ़ी। वो कागज़ का टुकड़ा शबनम के हाथ से खींचने वाले अंदाज में लिया, होल्डर में रखा, सुर्ख पेन निकाला और पेन की नोक दस्तखत वाली जगह तक लाई। पढ़ लो पहले, वो बेख्तियार बोला था। माला ने अपने नाम के नीचे पेन रगड़ा। वो नहीं चला। उसने एक शिकायती निगाह माहिर पे डाली। वो आगे को झुका और दूसरा पेन निकालने लगा, लेकिन तब तक वो उसी सुर्ख पेन को दोबारा रगड़ने लगी। वो चल गया था। माहिर ने सब्ज़ पेन उसके सामने रखा। उसने उसे देखा तक नहीं। सुर्ख दस्तखत करके कागज़ उसकी तरफ धकेले। पासपोर्ट? शबनम ने फिर से दोहराया। तुम्हारा ख्याल है मैं पासपोर्ट बैग में रख के घूम रही होंगी? वो कदरे उकताई थी। शबनम ने बेख्तियार माहिर को देखा। बात तो दुरुस्त थी। कशमाला हानम, वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम बलद के जिस अपार्टमेंट में रह रही हो, उस बिल्डिंग में लॉकर्स मुहैया नहीं किए जाते, इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे बैग में ही है। प्लीज़। मसालती अंदाज में इशारा किया। वो चल हमें उसे देखती रही, आंखें छोटी किए, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर झुक के बैग में हाथ डाला और वापस सीधी हुई तो एक पासपोर्ट उंगलियों में दबा था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। पासपोर्ट पटकने वाले अंदाज में शबनम के हाथ पर रखा। क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो छोड़ के जाती हूँ। ये वतीरा तुम्हारा है। मुझे 2 माह क्या 2 साल भी इस शहर में रहने पे एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह शायद मैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊँगी तो तुम गलत हो। सरमा आ रहा है। यूरोप और अमेरिका में लोग सरमा में ना शादियाँ करते हैं ना शूट्स। मैं फारिग ही थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो उठ खड़ी हुई। कुछ और या मैं जाऊँ? शबनम वतीरे तक सुन के ही जल्दी जल्दी कागज़ समेटती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हाँ, एक बात, वो वहीं बैठे बैठे बोला था। माला रुक के सुनने लगी। दोबारा कभी मेरी माँ का जिक्र मत करना। जिक्र तो होगा जब जब तुम मेरी नाकाम शादी मुझे याद करवाओगे। तुम्हें अपने वालिदैन की टूटी हुई शादी का जिक्र सुनना पड़ेगा। दूसरों की गलत शादियों पे उंगलियां उठाने वालों को याद रखना चाहिए कि उनके अपने ख़ानदान में भी ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं। कंधे उचकाए, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने बेख्तियार मुट्ठी भींच ली। वो जानता था वो अपनी ज़िंदगी पेचीदा करने जा रहा है, लेकिन हिलाल, उफ। वो झुका और तीसरे नंबर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा वापस खुला और शबनम तेज़ी से अंदर आई। माही ने सीधे होते हुए नामहसूस अंदाज में दराज वापस धकेल दिया। हम ये क्यों कर रहे हैं? वो बेचैन सी सामने आ खड़ी हुई, ऐना के पीछे आंखें नाखुशी से छोटी किए। हम नहीं, मैं, वो सुकून से कहता उठ खड़ा हुआ और शर्ट के मुड़े आस्तीनों की तहें खोलने लगा। तुम्हें उससे क्या मसला है? कफ का बटन बंद करते हुए एक संजीदा निगाह उस पर डाली। मैं नहीं चाहती आपको दोबारा तकलीफ़ मिले। ये मेरा मसला है शबनम। तुम्हें इस ऑफिस में आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। आपके ऊपर उसकी मदद करना फ़र्ज़ है।
फिर क्यों? वो अब के उलझ गई थी। दूसरे कफ का बटन बंद करके वो मुड़ा और हैंगर से कोट उठाया। शबनम बेचैनी से उसे कोट पहनते देखे गई। वो उसका सवाल नज़रअंदाज कर गया था। हमने उसे 2 माह के लिए इस्तांबुल में क्यों रोका है? वो माहिर फरीद को जानती थी। वो ऐसा कदम कभी भी कशमाला को तंग करने या उसे आउट ऑफ बिजनेस करने के लिए नहीं उठाएगा। वो खामोशी से कोट के बटन बंद कर रहा था। क्या वाकई कोई नया सरकार हो सकता है? माहिर ने मोबाइल में से उठा के जेब में डाला, फिर फुर्सत से शबनम को देखा। क्या कोई नया सरकार नहीं है? वो सिलसिला ख़त्म हो चुका। कोई नया सरकार नहीं है, वो पुरयकीन था। फिर मैं जानता हूँ उसका बच्चा कहाँ है। शबनम पलक झपकना भूल गई। वो बच्चा अपने बाप के पास है। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देता मेज़ के पीछे से निकला। उस बच्चे को ज़ियाद सुल्तान ने खुद अगवा किया है। वो अब तक ज़िंदा है या नहीं, ये सिर्फ ज़ियाद जानता है। आपको कैसे? क्योंकि मैं ज़ियाद को जानता हूँ। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। उसने ये सब सिर्फ कशमाला को वापस हासिल करने के लिए किया। वो बच्चा उन दोनों को जोड़ता है। वो चाहता है कि वो उसके पास आए, वो दोनों मिलकर अपना बच्चा तलाश करें और फिर वो उसको एक दफ़ा फिर से हासिल कर लें। और हम ये कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर से उलझी। ज़ियाद सुल्तान ने यह खेल शुरू किया है। इस दफ़ा इसे मैं ख़त्म करूँगा। उसके प्लान के मुताबिक कशमाला को उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास आई थी। उसे तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने हाथ उठा के दिखाया। तीसरी उंगली में सिल्वर अंगूठी दमक रही थी, क्योंकि उसके ख्याल में मैं इस खेल से निकल चुका था। शबनम बिल्कुल हक्का बक्का से उसे देख रही थी। कशमाला ज़ियाद के लिए सबसे कीमती इंसान है और मैंने उसने पासपोर्ट 2 उंगलियों से उठा के शबनम की हथेली पर रखा। उसकी सबसे कीमती शय को कैद कर लिया है। ज़ियाद उसके पीछे आएगा। वो चौंकी। अब तुम समझ रही हो? वो मुस्कुराया। मैं ज़ियाद सुल्तान की कैद ख़त्म होने का मुंतज़िर था। वो हिलाल का मुजरिम है। उसकी तरफ मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं। उसको जैसे ही मालूम होगा कि वो मेरे पास आई है, वो किसी न किसी तरह इस कैद से निकल आएगा। मुस्कुरा के कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या मालूम वाकई कोई नया सरकार नगीना की जगह ले चुका हो। शबनम एड़ियों पर घूमी। माहिर ने पलट के उसे देखा। हाथ डोर नॉब पर था। वो बच्चा किसी खतरे में नहीं है। वो अपने बाप की पनाह में महफूज है। कोई नया सरकार नहीं है शबनम। ना किसी जादूगर में इतनी हिम्मत है कि वो ज़ियाद सुल्तान के बेटे को अगवा करे। क्या मालूम आप गलत हो। माहिर फरीद इंसानों के बारे में कभी गलत नहीं होता। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। शबनम ने उंगलियों पर वो तमाम वाक़यात याद करने चाहे जब वो गलत साबित हुआ था, लेकिन उसे जाते देख के ज़ोर से पुकार उठी। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पुराने दोस्त का खोज लगाने। शबनम को उसके जूतों की आवाज़ दूर जाती सुनाई दे रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।